जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और कैसे हैं आप लोग, एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बिना किसी देरी की, बिना किसी बात की, ठीक ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को प्रणाम, सभी लोग खुश रहिए और सभी लोग बस अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप सभी कैसे हैं एक बार जल्दी से बताइएगा। ठीक है, हम भी बढ़िया हैं। दीपक पटेल, प्यारे बच्चे, आपको जो भी सूचना है वो आपको जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आपको सूचनाएं मिल गई होंगी और यहां पर आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को करें, ठीक ना। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने, है ना, जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको बताया था प्यारे बच्चे, क्या आपके गुरुजी ने सिखाया था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैद्युत विभव, है ना, विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है, मुझे सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए मुझे जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या है। ठीक है, ये तो बताए थे ना कल की क्लास में, हमने आपको सभी को पढ़ा था। हाँ देखो हुआ क्या प्यारे बच्चे कि थोड़ा सा, हाँ ठीक है, बॉय क्लॉक लगा है। आज हम लगभग इस चैप्टर को दाइंड की ओर ले चलेंगे क्योंकि हिंदी का क्लास ऑलरेडी मुझे पता है कि नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे अब हम आपको चलते हैं और आपको शुरुआत करते हैं आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कल आपके गुरुजी ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाकर बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, उस पात्र में HCl का विलयन भरा होता है, ठीक है, और फिर उसमें एक प्लेटिनम की छड़ लगा देते हैं और उसको ले जाकर किसी तार से जोड़ दिया जाता है। उस पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया था प्यारे बच्चे, हमने उसको जोड़ दिया था। तो वहां का जो वैद्युत विभव बल आया था, वैद्युत विभव जो आया था उसका मान 0 होता था। लास्ट में हमने आपको बता दिया था। आप सभी एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों ने कल की क्लास पढ़ा था, ठीक है ना। शेल का जो विद्युत वाहक बल था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, वो कितना था, 0, ठीक है। तो और कल भी हमने आपसे कल की क्लास में हमने आपसे ये भी चर्चा की थी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका उपयोग कहां पे किया जाता है। देखो प्यारे बच्चे, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, आप मुझे इस तरह न डिस्टर्ब करें, फिजिक्स का क्लास क्यों नहीं हुआ, हिंदी का क्लास नहीं क्यों हुआ, जिस चीज के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ क्लास लेने आया हूं। ऑलरेडी हम सारा दिन ऑफिस में ही थे, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता है कि क्लास की छुट्टी क्यों नहीं हुई, मतलब क्लास आपकी क्यों नहीं हुई, क्लास हुआ कि नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप इसके ऊपर मेरे ऊपर थोड़ा सा गुस्सा मत होइए और मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं। बस ये है कि हम पढ़ा रहे हैं तो मेरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स का क्लास क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत है, वो वहां पे है। अभी आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने आए, वो देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो हमने आपको बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताए थे कल की क्लास में कि प्यारे बच्चे, जैसे आप गए मार्केट सब्जी लेने गए, मम्मी ने बोला जाओ 1 किलो आलू ले लो और 1 किलो गोभी ले लेना। दुकानदार ने एक साइड आलू रखा और एक साइड गोभी रखा, तो आप ये नहीं जान पाए कि मेरी आलू कितनी है और मेरी गोभी कितनी है, ठीक है ना। यहां तक तो क्लियर था, पता ही नहीं चला कितना आलू कितना गोभी। तो उस स्थिति में हम क्या करते थे, ठीक ना, उस स्थिति में क्या करते हैं, ठीक ना, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, वजन करने के लिए हम बाट रखते हैं 1 2 3 4 किलो, जिससे हमको ये पता चलता है कि उसको रखते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, तौल लेते हैं, ठीक ना।
तो उससे पता चल जाता है कि मेरी आलू इतनी किलो है, गोभी इतनी किलो। ठीक उसी प्रकार से हम जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये जो सेल बनाकर तैयार करते हैं, यहां पर इसका वोल्टता का मान 0 आता है। ठीक ना, वोल्टता का मान कितना होता है प्यारे बच्चे? 0 होता है। तो आइए हम धीरे धीरे आपको इसको समझाने का प्रयास करते हैं। भाई ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे ये बताइए हमने इस यहां पर कौन से सेल को निर्माण किया है। हम पहले से इसलिए बनाए थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक ना, हमने पहले से इसको बनाया क्योंकि इसमें क्या बना लिया जाए, थोड़ा सा टाइम हो जाए, हमारा टाइम बच जाए। देखो प्यारे बच्चे, अगर जिस धातु की छड़ हो उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया गया, जिंक धातु की छड़ ली, जिंक SO4 जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया गया। यहां पर हमने लिया कॉपर धातु की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया, और इन दोनों को हमने तार से जोड़ दिया यहां पर। ठीक है, तार से जोड़ दिया, और फिर इसको हमने लवण सेतु को जोड़ दिया, जिससे हमारा ये परिपथ पूरा हो गया। तो यहां पर जो सेल बनकर तैयार हुआ है ना, यहां पर जो सेल बनकर तैयार हुआ है उस सेल का नाम है प्यारे बच्चे डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल। जी गुरुजी, ये क्या है प्यारे बच्चे? डेनियल सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यही है। ठीक है, अब ना तो प्यारे बच्चे अगर हम आपसे ये प्रश्न पूछें, आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि मुझे बताइए कि इस जिंक छड़ को ZnSO4 में डुबाने पर कितना विभव आता है, आपसे हम ये पूछे कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर कितना विभव आता है, तो आप नहीं बता सकते। यहां पर भी जो वोल्ट मीटर लगा है उससे आप क्लियर कर पाओगे कि भाई इतने वोल्ट की एम्पियर की धारा इधर उधर बह रही है, ये आप बता सकते हो, है ना, ये आप सभी मुझे बता सकते हैं, है ना। इधर से जब धारा, इधर से जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, एक बच्ची थी साक्षी, उसने मुझे पूछा था कि सर यहां से इस छड़ से इलेक्ट्रॉन विलयन में आते हैं। आप गलत थे प्यारे बच्चे, यहां से अभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर से होकर चलते हैं, अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस वोल्ट मीटर की सहायता से कुछ ना कुछ विक्षेप देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ क्या बहती है, धारा, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलती कि इसका कितना विभव है और इस वाले का कितना विभव है। क्या आप लोग यहां तक ध्यान रहे हैं? यहां तक आपको समझ में आ चुका है? ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल है, ठीक है ना, ये तो होगा। ये तो होगा कि नहीं? वॉइस प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? ये तो समझ में आ चुका होगा। किसी को नहीं पता है, ना तो हमको इस वाले का पता है, ना तो हमको इस वाले का पता है। तो हम क्या करते हैं, इसका विभव ज्ञात करने के लिए, इस वाले का विभव ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बनाया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बनाया प्यारे बच्चे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हमारा बन जाता है तो हम उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्यारे बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एक बार एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं और एक बार हम कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, और फिर उससे ज्ञात करेंगे कि इस जिंक सल्फेट का कितना इलेक्ट्रोड विभव आएगा, और फिर इसके बाद हम कॉपर सल्फेट और इस कॉपर छड़ पर कितना इलेक्ट्रोड विभव आएगा, ये ज्ञात करेंगे। वोल्ट मीटर को जी लिखें। हाँ, गैलोनोमीटर भी वोल्ट मीटर एक के लगभग चल जाता है भाई इसमें। अभी बताओ क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, आइए अब आइए प्यारे बच्चे, हम सबसे पहले ये बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, SHE। क्या है SHE? क्या होता है प्यारे बच्चे? SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं? एनोड के रूप में कर रहे हैं। ठीक ना, किसके रूप में? एनोड के रूप में कर रहे हैं। ध्यान दो, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम प्रयोग किसके रूप में कर रहे हैं? एनोड के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, कैसे है, कैसे बन रहा है? देखो यहां पर हमने लिया कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा दिया। जी गुरुजी, इधर हमने पूरा प्रोसेस, आप देख रहे हैं इधर पूरा प्रोसेस हम किसका लगा चुके हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, SHE का। तो यहां पर अभी जब डेनियल सेल पढ़े थे
अभी आप लोगों ने जब भी डेनियल सेल पढ़ा था, उस डेनियल सेल में ये कॉपर की छड़ किसका कार्य कर रही थी? तो कॉपर की छड़ कार्य कर रही थी प्यारे बच्चे कैथोड का। तो यहां पर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किसका कार्य करेगा? एनोड का। किसका कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले हम 11th की क्लास लेकर आए, यूट्यूब पर क्लास लेकर आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। और आप अभी कह रहे हैं कि वॉइस प्रॉब्लम है। मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग फालतू का डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आप ऋषुराज कह रहे हैं बायोलॉजी का क्लास क्यों नहीं हुआ? क्यों जी, आपको नहीं पता है? क्या जी, ऐसा कमेंट छाप देते हैं कि नहीं का कमेंट पढ़ ले। ध्यान से समझो भाई, ठीक है। ACHE का प्रयोग हम एनोड के रूप में करते हैं। यहां पर जो कॉपर धातु की छड़ लगा देते हैं, इधर हम पूरा का पूरा ACHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, ठीक है। पूरा प्रोसेस तो ये समझे ही होंगे प्यारे बच्चे, है ना। अब होता क्या है? होता क्या है प्यारे बच्चे कि यहां पर जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये कैथोड का कार्य करता है। ये कैथोड पर हो गया, ये वाला पूरा का पूरा क्या हो गया? एनोड का हो गया। यहां पर क्या हो गया प्यारे बच्चे? एनोड पर हो गया। ये कैसे एनोड के रूप में कार्य करता है? ये कैथोड के रूप में। आपके गुरुजी ने पहले भी बताया था, है ना। आपके गुरुजी ने पहले भी बताया था, जब डेनियल सेल पढ़ा रहे थे तो डेनियल सेल में आपके गुरुजी ने ये बताया था कि प्यारे बच्चे यहां पर जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट ये किसके रूप में रहता है? 2+ के रूप में रहता है, और SO4 2- के रूप में रहता है, ठीक है। और इधर से इलेक्ट्रॉन आता था। डेनियल सेल याद करो क्या बताए थे? डेनियल सेल में प्यारे बच्चे यहां पर ये कॉपर 2+ आयन ये कहां पर पहुंचता था? छड़ पर पहुंचता था। याद आ रहा है ना? जब छड़ पर पहुंचता था तो वो एनोड से जो भी इलेक्ट्रॉन आता था उसको ये ग्रहण करता था। उसको क्या करता था प्यारे बच्चे? ग्रहण करता था। तो एनोड वाली क्रिया कुछ इसी प्रकार से होगी। यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे? ये जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और यहां पर प्यारे बच्चे क्या होगा? Cu का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cu का निर्माण होगा। ये एक्वस है, ये सॉलिड है। क्या हमने आपको यही बताया था? क्या हमने यही को बताया था? हाँ, ठीक है। यहां पर हो गया। अगर हम एनोड की बात करते हैं तो एनोड क्या होता है? अब यहां पर ध्यान से सुनो, है ना। यहां पर ध्यान से सुनना। जब हम यहां से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जब यहां से क्या प्रवाहित करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये जो H2 है ना प्यारे बच्चे, H2 टूटता है H+ के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग कर देता है, ठीक है। हाँ, यहां पर H2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, और 2H+ क्या बना लेता है? आयन बना लेता है। बस, और कुछ है ही नहीं इसमें, और यहां पर कुछ है ही नहीं प्यारे बच्चे, ठीक है। ये बन जाता है। तो प्यारे बच्चे आप लोगों को हमने निकलवाया है EMF। EMF बराबर क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। क्या आप लोगों ने पढ़ा है? E कैथोड माइनस E एनोड। कल की क्लास में हमने ये पढ़ाया था, पढ़ाए थे ना। अब क्या होगा? यहां पर EMF बराबर प्यारे बच्चे E कैथोड, है ना। E कैथोड किसका क्षण है? कॉपर का क्षण है। Cu2+ से क्या बना है? Cu। ये तो बना है कैथोड के रूप में। Cu2+ से क्या बना? Cu। और एनोड के रूप में क्या बन रहा है? तो एनोड के रूप में बन रहा है प्यारे बच्चे H2 से 2H+। क्या बनता है? 2H+। ठीक है। तो क्या होगा? EMF विद्युत वाहक बल जो होगा, इस वाले का तो वैल्यू इतना ही होगा Cu2+ से, और इस वाले का वैल्यू कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया गया है ना, ये आपको बताया गया है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार हम क्या मान लेते हैं? 0। तो अब जो वैल्यू आएगा प्यारे बच्चे, अब जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? वो सिर्फ इसी का आएगा, EMF विद्युत वाहक बल किसका आएगा? Cu2+ और Cu का। और जब हम ये प्रायोगिक राशि करते हैं, है ना, जब हम लोग ये प्रयोगात्मक कार्य करते हैं तो यहां पर लगा जो प्यारे बच्चे गैल्वेनोमीटर होता है, वहां से देखने को मिलता है इस Cu
Cu2 प्लस Cu का जो वोल्ट आता है, विभव आता है, वो आता है प्यारे बच्चे 0.3 वोल्ट। ये मान हमने प्रायोगिक राशि के आधार पर निकाला है। जब हम ये प्रयोगात्मक पूरा प्रोसेस हम रियल में करते हैं तो यहां पर इसका जो इलेक्ट्रोड विभव देखने को मिलता है, वो सेल का विद्युत वाहक बल देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 0.34 वोल्ट। सर हम लोगों को भी चित्र बनाना है, बिल्कुल बनाना है, ठीक है। अभी बताओ क्या आप लोग यहां पर ध्यान दिए, इसको समझ में आया? हाँ, चित्र भी मेरे साथ साथ बनाना है, ठीक है। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सूरज बनाना है, चित्र सभी को बनाना है, ध्यान से समझना है। हम थोड़ा सा समय लेंगे, हम समय थोड़ा सा लेंगे, लेकिन इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। आप एक बार पूरे डिटेल को अपने दिमाग में फिट करो कि सर ने कभी डेनियल सेल हमको पढ़ाया था, है ना। आपके गुरुजी ने थोड़े दिन पहले डेनियल सेल के बारे में पढ़ाया था। डेनियल सेल में प्यारे बच्चे ये जो कॉपर धातु की छड़ होती है, इसमें यहाँ पर CuSO4 का विलयन भरा होता है। जी गुरुजी, ठीक है। तो यहाँ का जो Cu होता है, डेनियल सेल की बात कर रहे हैं, डेनियल सेल में Cu जो होता है वो यहाँ पर छड़ पे पहुंचता है, और इधर जो एनोड रहता है वहां पर जिंक धातु की छड़ रहती है। तो जिंक से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस परपथ के माध्यम से Cu के पास पहुंचते हैं, ठीक ना। Cu के पास पहुंचते हैं, Cu 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता और Cu में बदल जाता था, याद आया। यहां पर प्यारे बच्चे, यहां पर जो छड़ रखी वहां पर जिंक के द्वारा इलेक्ट्रॉन किया जाता था, एनोड के रूप में था। तो अब यहां पर ये हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन अब अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कॉपर को। तो एनोड पर H2 गैस किस में बदल जाएगी? 2s पर 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, वही ये परिपथ से निकलकर यहां पर पहुंचेगा और Cu2 प्लस ग्रहण करेगा, इस रूप में बदलेगा। तो आपके गुरुजी ने EMF, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना आपको हमने बताया था। क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहां पर ये हो गया कैथोड वाला भाग, ये वाला हो गया एनोड वाला भाग। आप इसके पूरे इलेक्ट्रोड बोल्ट को, अगर इसकी बोल्टता की बात करें कितना होता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बोल्टता कितनी होती है? 0। तो बचा कितना प्यारे बच्चे? ये वाला भाग। और इस वाले का जो बोल्टता का मान आता है वो आता है 0.34 ही आता है। कितना आता है? 0.34 आता है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। ये जो वैल्यू प्यारे बच्चे हमने लिखी है, ये प्यारे बच्चे जब ये प्रयोगात्मक, है ना, ये जब प्रयोगात्मक कार्य किया जाता है, रियल में ये किया जाता है, इधर ये वाला सिस्टम पूरा लगाया जाता है और इधर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लगाया जाता है। तो यहां पर जो भी गैल्वेनोमीटर लगा होता है वो विभव को मानकर बताता है कि भाई इतना होता है, ठीक है। सॉल्व नहीं होगा यहां पर, ये जो मान है ये एक प्रयोगात्मक राशि का है। प्रयोगात्मक जब हम इधर को ये वाला जोड़ते हैं, इधर ये जोड़ते हैं, तो यहां पर जो लगा गैल्वेनोमीटर वो हमको इतना मान निकालकर बताता है कि इतना आएगा, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चे किसका रूप है? SHE का किसके रूप में है? एनोड के रूप में है। हाँ, अब इसका, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो एनोड के रूप में यहां कार्य कर रहा है, इसका प्रयोग हम कैथोड के रूप में देखेंगे कैसे होता है, ठीक है ना। कैथोड के रूप में कैसे होता है वो हम आपको दिखाएंगे। आइए पहले हम देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। हम पूरा भाग कॉपी कर लेते हैं यहां पे, जिससे हमको ज्यादा दिक्कत ना हो। ये देखो, ये देखो पूरा का पूरा भाग हमने यहां पर क्या कर लिया है? कॉपी कर लिया है। आइए कुछ कुछ भागों को मिटाते हैं। ठीक है, सारी चीजें वही होंगी भाई। ठीक है, हाँ यहां ध्यान दो। अब ये जो SHE का प्रयोग हम लोग एनोड के रूप में करते थे, अब इस SHE का मतलब जानते हैं क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। SHE का कैथोड के रूप में कैसे कार्य करता है, ध्यान समझना। कैथोड के रूप में देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चे ये पूरा का पूरा भाग हो गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है ना। सोनम प्यारी बच्चे 0.3 वोल्ट, वो आपके जो कॉपर धातु लगाए थे ना, कॉपर धातु का छड़ लगाए थे, कॉपर वाला जो अर्ध सेल बनाए थे, उसका मान है, ठीक है। यहां ध्यान दो, इधर पूरा का पूरा भाग हमने लगाया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। यहां पर प्यारे बच्चे अब हम उसी डेनियल सेल में हम लेते हैं प्यारे बच्चों जिंक धातु की छड़, ध्यान समझना, जिंक धातु की छड़, और यहां पर हम लेंगे ZnSO4 का क्या प्यारे बच्चे? विलयन। अब हमको इसकी वोल्टता ज्ञात करनी है, इस वाले का मान ज्ञात करना है। इसके पहले हमने कॉपर जो अर्ध सेल का था, कॉपर का जो अर्ध सेल था उसका मान ज्ञात किया। अब हम लोग जिंक वाले का अर्ध सेल का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझो। यहां पर प्यारे बच्चे ये किसका कार्य करता है? तो ये एनोड का कार्य करता है,
अब ये किसका कार्य करता है? तो कैथोड के रूप में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को हमने आपसे बताया था, हमने आपको पहले बताया था कि जब भी डेनियल सेल की चर्चा है ना, तो ये जो कॉपर धातु की छड़ लगी है ना, इस कॉपर धातु की छड़ से, है ना, इस कॉपर धातु की छड़ से Zn2+ आयन कहां पर आता है? विलयन में आता है। ये तो बोले थे ना, इस कॉपर धातु की छड़ से, कॉपर धातु की छड़ से Zn2+ आयन कहां पर आता है? विलयन पर आता है। और यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है, वो इस परिपथ से निकलकर यहां पर आता है। ठीक है, यहां पर पहुंचता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचता है। तो यहां से क्या होता है प्यारे बच्चे कि ये जो HCl का विलयन यहां पर भरे हैं, इसका विलयन भरे हैं, HCl का विलयन भरा गया है, तो यहां का जो H+ है और Cl- ये टूटा है, तो ये जो H+ है अब ये निकल करके कहां पर पहुंचेगा? छड़ पर। H+ निकलकर कहां पर पहुंचेगा? छड़ पर। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा प्यारे बच्चे? ग्रहण करेगा। ठीक है, इनको क्या कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। तो ये किसका कार्य किया? तो ये कार्य किया प्यारे बच्चे एनोड के रूप में कार्य, एनोड के रूप में। और ये किसका कार्य किया? कैथोड के रूप में। थोड़ा सा डेनियल सेल को अगर आप अपने दिमाग में घुसेड़ो ना, दिमाग में इमेजिन करने का कोशिश करो, तो बस वही है, समझ लो। देखो यहां पर क्या है, Zn जो था प्यारे बच्चे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ये पहले सॉलिड है, अब आयन के रूप में एक्वस हो गया। यहां पर देखो कैथोड के रूप में क्या होता है, इस विलयन से H+ छड़ पर जाता है। H+ जो है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाता है? H रूप में। लेकिन आपको हमने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। H है तो एक ही H लिखना, तो चाहे 1/2 लगा दो यहां पर, या तो 2 से क्या कर दो प्यारे बच्चे? मल्टीप्लाई कर दो। बस सिंपल सा खत्म है। गैल्वेनोमीटर धारा को बताता है, वोल्टता को नहीं। अच्छा, मान निकाल कर दिखाई। देखो मान निकाल करके यहां पर दिखाना पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि ये प्रयोगात्मक राशि यहां पर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये कैथोड के रूप में और ये किसके रूप में कार्य हो गया? एनोड के रूप में। बस वही लगाना है हमको। EMF, EMF बराबर क्या होता है? E कैथोड माइनस प्यारे बच्चे E एनोड। ठीक है, अब कैथोड के रूप में ये वाला भाग कार्य कर रहा है, EH+। अगर यहां पर 2 ना लगाए तो हाफ H2 भी लिख सकते हो, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते H2 माइनस E। यहां पर प्यारे बच्चे क्या है? Zn से Zn2+। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चे, इतने का मान 0 होगा। तो EMF बराबर कितना हो गया? 0 माइनस E Zn से Zn2+। ठीक है, तो बचा हमको क्या दिख रहा है यहां पर? EMF बराबर यहां पर होगा प्यारे बच्चे माइनस Zn से Zn2+। और जब हम इस प्रयोगात्मक राशि को करते हैं, पूरे प्रयोग को दोहराते हैं, तो Zn का जो मान मिलता है प्यारे बच्चे, है ना, जब हम इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो Zn का मान मिलता है 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट। बस खत्म हो गया। बताइए, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। अच्छा, आपसे प्रैक्टिकल इतनी चीजों का संभव है, आप खुद इमेजिन करिए। क्या इतनी बड़ी कांच की छड़ और ये करा के क्लासे करवाते रहेंगे? जिंक की छड़ है, कॉपर की नहीं। हाँ वही, सॉरी, यहाँ पर क्या है? जिंक की छड़ है। ठीक है, हाँ समय आएगा तो भी दिखा देंगे। यह चित्र किसका है? यह चित्र है प्यारे बच्चे, जब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम कैथोड के रूप में करते हैं। कैथोड के रूप में कैसे कार्य करेगा, और इसके पहले वाला जो बताए थे SHE का रूप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एनोड के रूप में कैसे कार्य होता है, ये आपका पॉइंट होता है। बताइए, क्लियर है? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है? आप वास्तव में जो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने कभी डेनियल सेल को सुना नहीं है, उन्होंने EMF के बारे में कभी नहीं सुना है। मान निकालकर प्यारे बच्चे यहां पर नहीं दिखा सकते हैं। मान जब आप प्रयोगात्मक कार्य करते हैं तो वहां पर उतना मान निकलकर आता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम क्या करने चल रहे हैं पूरा हम आपको बताते हैं। जीरो कहां से आया वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। इधर आओ, ध्यान से सुनो। क्या यार, आप लोग तो वास्तव में पढ़ते ही नहीं हो, तो कहना सही बात है, आप पढ़ते ही नहीं हो। डेनियल सेल आपको हमने पहले पढ़ाया था जी गुरुजी। डेनियल सेल की कहानी कुछ ऐसी थी प्यारे बच्चे कि यहां पर जिंक धातु की छड़ थी, यहां पर ZnSO4 था।
जब हम ZnSO4 के विलयन में जिंक धातु की छड़ को डुबाते थे तो यहां पर एक प्रकार का विभव उत्पन्न होता है। जी गुरुजी। जब हम कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते तो कुछ ना कुछ विभव आता है, और जब इनको हम यहां पर जोड़ते हैं, इनको जोड़ा जाता है तो यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। जी, तो यहां से देखो, ध्यान से सुनना, Zn2+ था, आप किसी बात को ध्यान नहीं देना चाहते हैं। यहां से इस जिंक की छड़ से कुछ जिंक के आयन इस विलयन पर आते थे, है ना, आते थे, और कुछ इलेक्ट्रॉन इस परिपथ की सहायता से यहां पर पहुंचते थे। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता था, कॉपर सल्फेट का विलयन, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो Cu2+ आयन होता था, इस परिपथ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता था वो यहां पर पहुंचता था, यहां पर पहुंचता था, और Cu उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता था और यहीं पर जाकर जमा हो जाता था। यही तो आप लोग डेनियल सेल में पढ़े थे, आप लोगों ने यही तो डेनियल सेल में पढ़ा था। मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने यही पढ़ा था? यही तो पढ़े थे ना। तो यहां पर आप लोगों ने लिखा था एनोड के रूप में, इसको लिखे थे आप लोगों ने एनोड के रूप में, और यहां पर इसको लिखा था कैथोड के रूप में। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है रवि कि एनोड और कैथोड किसी को भी मान ले। नहीं, हमने आपको पहले भी डेनियल सेल में बताया था कि जो जिंक धातु की छड़ है वो एनोड का कार्य करती है, और जो कॉपर धातु की छड़ होती है कैथोड का। शायद में आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक ना, यहां पर ध्यान दो। तो यह जो एनोड है प्यारे बच्चे, जिंक की छड़ से Zn2+ आयन निकलता था। जिंक की छड़ से Zn2+ कहां पर आता था? विलयन पर आता था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता था। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है परिपथ की सहायता से यहां पर पहुंचते थे। जी गुरुजी। और इस परिपथ पर आया जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका स्वागत और वेलकम करने के लिए Cu2+ कहां पर पहुंचता था? इस छड़ पर। तो यहां पर आता है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो जाता है? Cu। यही तो बनता है, बोलो भाई। यहां पर सॉलिड, यहां पर एक्वस, यहां पर एक्वस, और यहां पर सॉलिड। बस ये तो आपको क्लियर हो गया। मुझे आप बताइए, क्या आपको डेनियल सेल में इतनी ही जानकारी आपको बताई गई थी पहले? अभी आप ना बताइए, अब जो भी पूछा जा रहा है वो बताओ, मुझे कुछ नहीं समझ में, ये ना बोलो ना। यहां पर आप मुझे सभी प्यारे बच्चे बताओ, क्या डेनियल सेल के बारे में आप लोग पूरी तरीके से जानकारी जान चुके? यस या नो? भले जो भी बच्चे कटना होगा कट गए, तमाम लोग ऐसे कट गए, मुझे छोड़कर चले गए, ठीक है ना, तमाम लोग ऐसा छोड़ के चले गए, लेकिन वो नहीं समझना चाहते तो मैं क्या करूं? पढ़े थे ना। अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, कि बताओ इसका कुल EMF क्या होगा। आपसे अब पूछ ले हम, बताओ कि इस जो जिंक की छड़ है, जिंक का जो अर्धसेल बना है, इसका विद्युत वाहक बल क्या है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी हमको नहीं पता है। आपसे हम पूछे प्यारे बच्चे, बताओ इस कॉपर धातु की जो छड़ का जो अर्धसेल बना है, इसका EMF बताओ, विद्युत वाहक बल बताओ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताओ। तो क्या आपको पता है? नहीं पता है। पता है? नहीं पता है। अब हम क्या करते हैं, इसका EMF विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, या इस वाले का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, ध्यान सुनना, इस वाले का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो या इस वाले का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो, तो हम उसका प्रयोग करते हैं क्या? है ना, हम किसका प्रयोग करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। क्या प्रयोग करते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम एनोड के रूप में भी कर सकते हैं और कैथोड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एनोड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और कैथोड के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए भैया, यहां पर ये ध्यान रखना, ये एनोड के रूप में है, ये कैथोड के रूप में। तो पहली स्थिति हमने यहां पर दिखाई कि जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो एनोड रूप में है, किसके रूप में? एनोड के रूप में। तो हम इसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एनोड के रूप में बना सकते हैं, कैथोड पे। यहां पर हमने इसको किसके रूप में लिया है? एनोड के रूप में, क्योंकि यहां पर जो कॉपर वाला भाग होता है वो कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये तो होता है। अब आगे सुनो क्या होता है, यहां पर क्रिया क्या होती है? एनोड वाले में क्या हुआ था, है ना, एनोड वाले में क्या हुआ था प्यारे बच्चे? तो आप लोगों ने यहां पर एनोड में देखा था कि इस जिंक की छड़ से Zn2+ टूटा,
है ना, जो जिंक की धातु थी, ये जिंक की जो धातु थी प्यारे बच्चे किसके रूप में बदली, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बदली कि नहीं बदली। ठीक उसी प्रकार से यहां से जो हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए हैं, यहां से जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए, एनोड वाला कार्य बता रहे हैं, एनोड पर ये हाइड्रोजन गैस आकर जमा हुई है, जी गुरुजी, एनोड पर हाइड्रोजन गैस आकर क्या हुई है, जमा हुई है। तो ये हाइड्रोजन गैस टूटती है, H2 है वो टूटेगी H+ के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। क्लियर प्यारे बच्चे। तो यहां से है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस परिपथ से इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर ऐसे निकलेगा, इधर यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर Cu2+ आयन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इसका वेलकम करेगा और जाकर यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जाकर यहां पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये कॉपर धातु की जो छड़ है, जो अर्धसेल है, ये आपका कैथोड का कार्य कर रहा है, ये किसका कार्य कर रहा है, एनोड का कार्य कर रहा है, या ना, ये कैथोड का, एनोड का कार्य कर रहा है, ये कैथोड का कार्य कर रहा है। तो कैथोड पर कार्य कैसे करेगा, Cu2+ यहां से जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cu के रूप में बदलेगा। एनोड कैसे कार्य करेगा, यहां से जो हाइड्रोजन गैस भेजे हैं H2, वो 2H+ के रूप में, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में टूटेगा। बस सिंपल सा हमको निकालना है विद्युत वाहक बल, हमको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल EMF। और आपके गुरुजी ने, है ना, ठीक ना, आप क्या करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, EMF बराबर होता है फार्मूला E कैथोड माइनस E एनोड। अब ये कैथोड वाला भाग है तो Cu2+ से Cu बना, Cu2+ से Cu लिखा। एनोड क्या बना है, एनोड बना है H2 से 2H+, H2 से 2H+। क्लियर प्यारे बच्चे, ये पूरा भाग ऐसे हमने नोट कर लिया, और हमने आपको बताया है कि इसकी जो वोल्टता होती है उसका मान कितना होता है, स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं। तो हमने इसको मान लिया 0, तो बचा इतना ही। और जब हम इतना प्रायोगिक राशि करते हैं, है ना, जब हम इतना प्रायोगिक मान करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0। और पूरा सॉल्व करने के बाद ये एग्जैक्ट वैल्यू जब हम प्रयोग करेंगे तो प्यारे बच्चे इतना आएगा, कितना आएगा, 0.34 वोल्ट। पहले इसका नहीं पता था, पहले इसका नहीं पता था, अब हम बता सकते हैं सर इसका मान कितना आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। अभी बताओ, AQ क्या है, एक्वस है, आयनिक अवस्था। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है, हाँ अभी अभी समझ में आया। अरे इरशाद, ईश्वर प्रसाद, ईश्वर प्रसाद तुम्हारे सद्बुद्धि दे। EMF क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। सर विद्युत वाहक बल क्या होता है, अरे प्यारे बच्चे, विद्युत वाहक बल, इसका इलेक्ट्रोड विभव, इस वाले इलेक्ट्रोड, दोनों का इलेक्ट्रोड विभव का अंतर विद्युत वाहक बल है। कल की क्लास में थोड़ा सा देख लो ना, अब तो समझ गए। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से जस्ट इसी का अपोजिट है। अब गैल्वेनिक सेल में, है ना, गैल्वेनिक सेल में अगर हम बोले प्यारे बच्चे, तो ये एनोड का कार्य करता है, ये कैथोड का कार्य, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहां से जिंक छड़ से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, Zn से Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बदल गया। जी गुरुजी, यहां पर प्यारे बच्चे अब HCl से, HCl जो जाता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो आता है, इसका वेलकम H+ बिलियन से जाता है, H+ लेने, H+ जाता है बिलियन से अब इलेक्ट्रॉन लेने, बस सिंपल सा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन H2 के रूप में, ये बदल गया। कैथोड माइनस एनोड, ये कैथोड के रूप में इसकी वैल्यू रख दिए, एनोड का एनोड वाली वैल्यू रख दिए। कैथोड जो हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो 0 हो गया। ये प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू जब हम इतना पूरा प्रोसेस करते हैं तो हमको यहां पर देखने को मिलता है कि इसका वैल्यू कितना आता है, -0.76 वोल्ट। अभी बताओ, हाँ अब तो आ गया, हाँ अब तो आ गया कि नहीं आया, आ गया ना। बस यही इच्छा है कि आपको समझ में आए, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, भले मुझे थोड़ा सा परेशान होना पड़े। ठीक है, ऋषि राज, प्यारे बच्चे, एक कमेंट को दोबारा कॉपी पेस्ट ना करो, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। ठीक है, EMF का मान 0.35 जो हमने आपको बताया है, जिंक धातु के लिए उतनी वैल्यू निकलती है, कॉपर धातु के लिए इतनी वैल्यू निकलती है, आपका मान कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, मजा नहीं आया तो हम डांस करके नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लग रहा तो कोई बात ही नहीं। तो ये प्यारे बच्चे था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग कैथोड के रूप में और एनोड के रूप में। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं और हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, वह है नेल्सन समीकरण। ठीक है दोस्त, कभी मेरे सामने खड़े होना और अपनी आत्मा से पूछना
कि विवेक गुरुजी आपके लिए कितना मेहनत करते थे, लेकिन आपको नहीं समझ में आता था। अपनी आत्मा से गवाही लेना कि जो सिर्फ टाइप कर देना है कि बस हो गया। निन्सर्ट इक्वेशन प्यारे बच्चे, अर्थात निन्सर्ट समीकरण, ठीक है। इक्वेशन हमार कमेंट आवत है। आज हिंदी का क्लास नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। देखो हमने आपको एक दिन सिखाया था कि आपको कितना भी कोई परेशान करे, आप मेहनत करने से ना चूको, क्योंकि आप अभी नन्हे मुन्ने बालक हैं, आप में उतना मेच्योर पर नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी समझ में आए, ठीक ना। आप इस बात को नहीं समझोगे कि मेरा कौन अच्छा है और कौन मेरा गलत है, कौन इतने कमेंट पढ़ करके भी इस टॉपिक को समझा रहा है, कौन नहीं समझा रहा। ऑनलाइन में यही एक चीज का वो है, ठीक है ना। इस बात को समझो। निन्सर्ट समीकरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे, जो कि हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो निन्सर्ट समीकरण को बताने के लिए प्यारे बच्चे सन 1889 में एक वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे, है ना। उन वैज्ञानिक का नाम था प्यारे बच्चे वाल्टर निन्सर्ट। क्या था प्यारे बच्चे? वाल्टर निन्सर्ट। इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चे? इन्होंने प्रयोग किया कि सेल विभव, है ना, इन्होंने जो प्रयोग किया प्यारे बच्चे, संबंध को दर्शाया। ई सेल जिसे हम बोलते हैं सेल विभव, इन्होंने सेल विभव व ई नॉट सेल विभव जिसे हम बोलते हैं मानक सेल विभव के बीच में क्या स्थापित किया? संबंध को बताया, संबंध को बताया। और ये जो संबंध होता है प्यारे बच्चे, उसी को हम बोलते हैं निन्सर्ट समीकरण। कैसे आएगा अभी हम आपको पूरा डिटेल में करके बताते हैं, निगमन करके हम बताएंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो यहां पर। क्या बोलेंगे? निन्सर्ट समीकरण, निन्सर्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो सन 1889 में वाल्टर निन्सर्ट ने जो सेल विभव होता है, ई सेल होता है, और जो ई नॉट सेल होता है, मानक सेल विभव होता है, उसके बीच में, है ना, उसके बीच में क्या होता है? संबंध स्थापित किया। क्या स्थापित किया? संबंध स्थापित किया। और उस संबंध को इन्होंने क्या कहा बच्चे? निन्सर्ट समीकरण कहा था, है ना। क्या कहा था? निन्सर्ट समीकरण कहा था। आइए निगमन करते हैं। हम मानते हैं प्यारे बच्चे कि माना सेल में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार होती है। मानव सेल में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। माना एक सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार है। अब सेलों में ज्यादातर प्यारे बच्चे, है ना, सेल में ज्यादातर अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे ये मेरा फोन है प्यारे बच्चे, तो या फिर इन्वर्टर जो है, ठीक है, लगभग उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अर्थात चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते हैं। फोन डिस्चार्ज हुआ, करंट लगाए, विद्युत धारा प्रवाहित की, चार्ज हो गया, है ना, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर मतलब मूल अवस्था दोनों को प्राप्त कर ले, है ना। अर्थात जो आगे भी चले और पीछे भी चले, वही आपकी क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ना। जो केवल एक ही दिशाओं में चले, वो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जैसे इस में लगा जो सेल होगा प्यारे बच्चे, है ना, इसमें जो लगा सेल होगा वो अनुत्क्रमणीय सेल है, और बैटरी आपका है, ठीक है ना। इस मोबाइल फोन में जो लगा सेल है, ये सभी के सभी अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो मानव सेल में एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया इस प्रकार होती है। तो भैया हम कोई एक सेल की अभिक्रिया लिखते हैं, मानकर लिख रहे हैं ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, उत्क्रमणीयता का चिन्ह सी कैपिटल सी प्लस डी और कैपिटल डी। ये तो हो गया। अब आगे बढ़े तो आपको हमने ये बताया था कि 11th अगर आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा साइड पीछे चले, 11th में क्या होता है ना। 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उस पर लागू होती है साम्यावस्था।
साम्य अवस्था क्या होती है? जहां पर प्यारे बच्चे अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं का वेग इक्वल हो, दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान हो, तो उसी को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। और साम्य अवस्था पर प्यारे बच्चे हम निकालते हैं साम्य स्थिरांक, है ना? क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक कैसे निकालेंगे? साम्य स्थिरांक को हम लिखते हैं केसी, केसी, या फिर एक होता है गुणनफल, है ना, आयनिक गुणनफल Q होता है, तो हम केसी भी लिखेंगे, जरूरत पड़ने पर Q भी लिखेंगे। क्या होता है प्यारे बच्चे? साम्य स्थिरांक इस उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल बटे अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल। साम्य स्थिरांक किसी भी अभिक्रिया का निकालना हो तो उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल डिवाइड बाय प्यारे बच्चे अभिकारक की सांद्रता का गुणनफल। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं। यहां पर हमने लिखा C की सांद्रता, फिर हमने यहां पर लिखा D की सांद्रता, डिवाइड बाय प्यारे बच्चे A की सांद्रता, और यहां पर हमने लिखा B की सांद्रता। क्लियर? अब यहां पर जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे इसके आगे स्मॉल सी है, इसके आगे स्मॉल डी है, इसके आगे स्मॉल ए है, इसके आगे स्मॉल बी है, तो जो ये संख्याएं हैं जो आगे मान दिए गए उसको घात के रूप में लिख देते हैं। अगर नहीं होगा तो घात के रूप में नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर है तो घात के रूप में लिखेंगे। तो यहां पर सी, यहां पर स्मॉल डी, यहां पर स्मॉल ए और यहां पर स्मॉल बी, तो ये आपका केसी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी आएगी प्यारे बच्चे? केसी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको यहां तक क्लियर है? बताइए आप मुझे सभी कि आपको केसी की वैल्यू हम जो निकाले हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। केसी भी लिखेंगे हम, क्यू भी लिखेंगे। आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे? ऊष्मागतिकी नियम से या फिर ऊष्मागतिकी से। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़े होंगे तो यहां पर 3 फार्मूला होता है, ठीक ना? क्या होते हैं? 3 फार्मूले हम थर्मोडायनेमिक्स से लिख रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो याद रख लेना। डेल्टा जी बराबर क्या होगा? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक ना? ये फार्मूला है और कुछ नहीं है यहां पर। ठीक ना? ये फार्मूला है प्यारे बच्चे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब डेल्टा जी क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा है। जी नॉट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा है। आर क्या है? एक स्थिरांक है। टी क्या है? ताप है। एल एन क्या है? जैसे हम लोग प्यारे बच्चे मैथ में लॉग का फंक्शन लागू करते हैं, वैसे केमिस्ट्री में एल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे मैथ में लॉग का फंक्शन प्रयोग करते हैं, वैसे यहां पर किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे? एल एन का प्रयोग करते हैं। एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चे, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है? इसको समीकरण नंबर 1, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चे डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों फार्मूले प्यारे बच्चे आपको याद रखने पड़ेंगे। मुझे आप सभी बताइए, क्या आपको यहां तक क्लियर है? क्या आपको यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आप सभी को क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिस पर हम केसी की वैल्यू निकाल दिए, ऊष्मागतिकी से ये 3 फार्मूले हैं प्यारे बच्चे, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब क्या करना है यहां पर? आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं और हम क्या कह रहे हैं? समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3, इन दोनों का मान प्यारे बच्चे हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है ना? ठीक है? समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में पूछते हैं, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 कामा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है? तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 तो यही है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। यही तो होता है, यही तो होता है। अब इसी में डेल्टा जी का मान रख दो, डेल्टा जी नॉट का मान रख दो, तो डेल्टा जी का मान होता है माइनस एन एफ ई सेल। पीछे अगर देखिएगा तो डेल्टा जी नॉट का मान हमने लिखा था एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है? प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है? ये सारी चीजें हो गई ना प्यारे बच्चे?
माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। आप देख सकते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड और सेकेंड और थर्ड की जो वैल्यू है डेल्टा जी का और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम जी के स्थान पर और जी नॉट के स्थान पर रख दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है, तो आप लोग लिखना कि दोनों पक्षों में माइनस एन एफ से भाग करने पर, क्या करने पर प्यारे बच्चे, भाग करने पर, भाग करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइड बाई माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल डिवाइड बाई माइनस एन एफ। देखो ये पहले से प्लस में है जी गुरुजी, ये प्लस में है ना, इसको पूरा नोट करते हैं। ये आपका हो गया आर टी एल एन क्यू, यहां पर क्या आएगा, माइनस एन एफ आएगा जी गुरुजी। देखो माइनस एन एफ कट जाएगा, ठीक ना, माइनस एन एफ कट जाएगा, यहां से माइनस एन एफ कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा, तो ये बचेगा ई सेल बराबर होगा ई नॉट सेल। ये देखो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस चिन्ह हो जाएगा, विपरीत चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आर टी एल एन क्यू डिवाइड बाई प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन एफ हो जाएगा। अभी बताओ क्या आपको समझ में आ गया, क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका है? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, बताइए यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? हाँ, आर टी और टी क्या है लिखेंगे, अभी पहले ये बताओ कि आपको समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर आइए थोड़ा सा और डिस्कस डिटेल में करते हैं। ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं एल एन क्यू बराबर क्या होता है, इस वैल्यू को याद करना, क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहां पर एल एन क्यू बराबर होगा 2.303 इंटू लॉग 10, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक ना। एल एन क्यू बराबर कितना होता है, 2.303 इंटू 10। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, ई सेल बराबर, ठीक है ना, यहां पर क्यू आ जाएगा, इतना मतलब इतनी वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पर क्या बनेगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या बन जाएगा, आर टी अपॉन प्यारे बच्चे एन एफ इंटू, इतनी वैल्यू यहां पर हमको रखनी है 2.303 लॉग 10, यहां पर क्या हो जाएगा क्यू, बस इसी को सॉल्व करो पूरा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन प्यारे बच्चे एन एफ आर टी लॉग 10 क्यू, ये आपका हो जाता है एक निन्सर्ट समीकरण प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाता है, निन्सर्ट समीकरण निकल कर आता है। निन्सर्ट समीकरण की कोई परिभाषा नहीं, वो इक्वेशन है प्यारे बच्चे, जो समीकरण निकल कर आता है वो निन्सर्ट समीकरण यही है। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सा, क्या कुछ कर थोड़ी रहे हैं यहां पर भाई। ठीक है, आइए हम इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं, इतनी वैल्यू को हम पूरा यहां पर फिर से लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो मान निकल कर आया है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 एन एफ इंटू आर टी लॉग 10 और यहां पर क्यू, यही तो हमने वैल्यू निकाली है यहां पर।
ठीक है, यही तो वैल्यू यहां पर निकाली है। आइए हम सबका मान आपको बताते हैं, क्या क्या सारी चीजें यहां पर दी गई हैं उसको हम बताने का कंप्लीट करते हैं। यहां पर प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा जी क्या है, जो अभी डेल्टा जी लिखे थे ना, जो शुरुआत में लिखे थे ना, तो वो है प्यारे बच्चे गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट क्या है, तो डेल्टा जी नॉट था प्यारे बच्चे मानक गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों आर क्या है, यहां पर आर क्या है, तो आर है गैस नियतांक। क्या होता है, गैस नियतांक होता है। और जो इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चे वो कितना होता है, तो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल प्रति जूल केल्विन इंटू प्यारे बच्चे क्या होता है, मोल होता है। ये आर की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम इसी के आगे बढ़े प्यारे बच्चे, ताप है ना, टी बराबर क्या है, तो टी बराबर है परम ताप। टी बराबर क्या है, परम ताप है, जो कि प्यारे बच्चे 25 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बदलेंगे तो 298 क्या आएगा, केल्विन आएगा। ठीक है, परम ताप 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कमरे का सामान्य ताप होता है, अर्थात केल्विन में बदलिएगा तो 298 हो जाएगा। एफ बराबर क्या है यहां पर, तो एफ है फैराडे नियतांक। एफ क्या है, फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 96,500 कूलम। जिसका मान क्या होता है, 96,500 कूलम। आगे बढ़े तो प्यारे बच्चे और भी बहुत सारे मान यहां पर दिए गए हैं। ई सेल क्या है, ई सेल क्या है, तो ई सेल है इलेक्ट्रोड विभव, या जिसे हम सेल विभव बोलेंगे। इलेक्ट्रोड विभव बोले चाहे सेल विभव बोले, दोनों बात एक ही है। ठीक ना, इलेक्ट्रोड विभव बोले और चाहे सेल विभव बोले। ठीक है, आगे बोले ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, तो ई नॉट सेल है मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर मानक सेल विभव, दोनों एक ही है, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक सेल विभव। तो हमने लिख लिया मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये आपका हो गया। और क्या बच रहा है भाई, अब तो हमको नहीं लग रहा है कुछ बच रहा। अच्छा, एन बच रहा है। एन क्या है, एन बराबर है स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। स्थानांतरित क्या है प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये सभी वैल्यू हमको याद रखनी पड़ेगी। छुट्टी नहीं होगी भैया, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, इस चैप्टर को खत्म कर दें बस, है ना। दीपक चौरसिया 2.303 प्यारे बच्चे, वो उसकी वैल्यू होती है, जैसे आपसे कहा जाए लाख 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो लाख 2 की वैल्यू प्यारे बच्चे होती है लाख 2 की वैल्यू 0.3010 होता है। लाख 4 का मान कितना होता है, तो 0.6020 होता है। तो कुछ की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है। तो यहां पर ये मान हो गया। अब चलिए सबकी वैल्यू यहां पर आओ, इधर सॉल्व करते हैं और भी इसको डिटेल में और सॉल्व करते हैं। तो ई से क्या है भाई, ई सेल बराबर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा भाई, सॉरी माइनस, देखो 2.30 तो है ही, 2.303 है ही। अब यहां पर अगर हम आर की वैल्यू लिखना चाहें तो आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 8.314 लिख सकते हैं। जी गुरुजी, टी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर केल्विन मोल है तो हम केल्विन वाला ही मोल लिखेंगे। इनटू टी का मान हो गया 298 डिवाइड बाई एन की वैल्यू तो हमको नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, यहां तो हमको पता नहीं है। तो एन तो हमने लिख लिया, लेकिन एफ की वैल्यू पता है, एक फैराडे बराबर कितना 96,500। ठीक है, बाकी शेष वैल्यू हम यहां पर इसको लिख लेंगे log 10 प्यारे बच्चे क्या क्यू। ठीक है, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इस पूरे भाग को अगर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको क्या किया जाए प्यारे बच्चे, सॉल्व किया जाए, इसको पूरा डिवाइड किया जाए इसको, तो कितना मान आएगा, ठीक है, 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई 298। ठीक है, तो पहले नोट कर लो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0. इसका अगर हम करेंगे तो 57.05 माइनस 8.8483 इतना हो जाएगा, डिवाइड बाई एन इंटू प्यारे बच्चे 96,500। देखो इन सबका मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, इंटू log 10 क्यू। ठीक है, अब इसी का भाग कर देना है बस, 5705.8483। ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 96,500। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करिएगा तो यहां पर वैल्यू जो निकल कर आएगी 0.0591 n इंटू प्यारे बच्चे log 10 Q। आपका अगर पूरा मान सॉल्व करके रखेंगे तो ये वाला इक्वेशन भी नेनसर्ट समीकरण की श्रेणी में आएगा। ये आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चे, नेनसर्ट समीकरण, नेनसर्ट इक्वेशन। बताओ, दिल ना तोड़ो भाई, ठीक है। टाइम हो चुका है, 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। बताओ, यहां तक क्लियर है, सभी की वैल्यू पुट कर दी है, बस और कुछ किया नहीं गया है। नहीं, छुट्टी आज इस टॉपिक खत्म हो जाए तब। अभी जो छोड़कर चले गए फिर वो कहेंगे भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू क्या है, तो वो आयनिक गुणनफल है। जैसे क्यू और केसी साम स्थिरांक वाले पॉइंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदी का क्लास नहीं होगा आज, तो इसलिए आप खत्म कर देते हैं, 10 बजे तक खत्म कर देते हैं आज। ये चैप्टर लगभग कुछ, ये टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया ना, ठीक है। तो देखो आ गया ना समझ में। तो प्यारे बच्चे, आपको थोड़ी देर पहले है ना, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0951 n इंटू log 10, है ना, क्या है log 10। तो आप सभी को हमने ये बताया था, आप सभी को हमने क्या बताया था प्यारे बच्चे, यहां पर देखो कहां गया भाई, ये वाला देखो, जहां पर Q और KC दोनों की वैल्यू इतनी है, इतनी ही तो है, Q और KC की वैल्यू इतनी। तो जहां पर Q है जरूरत पड़ेगी तो KC, और KC होगी तो जरूरत पड़ेगी तो Q। तो जहां पर Q है वहां पर हम यहां पर क्या लिख लेंगे, वहां पर क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, हम यहां पर लिख लेंगे KC। जरूरत पड़ेगा तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, लिख सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं और भी इसको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे डिटेल का समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आ गया ना भाई। हाँ, छुट्टी चाहिए तो क्या बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों ने डेनियल सेल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डेनियल सेल, डेनियल सेल के लिए तो आपको डेनियल सेल जब भी हमने आपको पढ़ाया है ना, डेनियल सेल पढ़ाया है तो हमने इक्वेशन लिखवाया होगा Zn 2 प्लस लवण सेतु का चिन्ह Cu 2 प्लस, और यहां पर क्या होता है Cu। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, है ना, ये पढ़ा होगा। ये सॉलिड है, ये प्यारे बच्चे आयनिक अवस्था, ये एक्वस हो जाएगा। ये आपका कौन सा चिन्ह है, तो ये आपका लवण सेतु का चिन्ह है। क्या है, लवण सेतु का चिन्ह है। ये आपका किस अवस्था में है, तो ये एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। ये आपका होता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अगर विस्तार पूर्वक लिखे, खोलकर लिखना चाहें तो इस इक्वेशन को प्यारे बच्चे हम कैसे लिखते हैं, Zn, आप देख रही है डेनियल सेल में देखिएगा, Zn Cu 2 प्लस एरो, Zn प्लस Cu 2 प्लस एरो, Zn 2 प्लस Cu, यही तो होता है, ये तो होता है ना। हाँ, अलग अलग लिखेंगे ना, अलग अलग पूरा आपको देख रहे हैं। ये रूप, इस रूप को खोलकर लिखेंगे, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पहले भी इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है इसके साथ। तो चलिए, इस अभिक्रिया के लिए आपको कहा जाए प्यारे बच्चे क्या निकालिए, KC की वैल्यू निकालिए, ठीक ना। आपसे ये पूछा जाए कि चलो प्यारे बच्चे बताओ KC की वैल्यू निकालो, तो KC की वैल्यू कैसे निकालिएगा, इस उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, यही तो बताए थे अभी। तो KC बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे, इसकी सांद्रता Zn 2 प्लस, और यहां पर हो जाएगा Cu, फिर डिवाइड, यहां पर हो जाएगा Zn अपॉन प्यारे बच्चे Cu 2 प्लस, ठीक है। आप अगर 11th में पढ़े होंगे तो वहां पर आपको एक बात बताई गई होगी प्यारे बच्चे कि ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता, ठोस अवस्था में धातु की क्या प्यारे बच्चे, सांद्रता इकाई होती है, अर्थात एक होती है। कितनी होती है, इकाई होती है, ठीक है। ठोस अवस्था में धातु की जो सांद्रता होती है कितनी होती है प्यारे बच्चों, एक होती है, ठीक है, एक होती है। तो यहां पर देखो ये कौन कौन ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में कौन कौन, यहां पर देखेंगे ये जिंक सॉलिड है, ये एक्वस है,
आयनिक अवस्था, ये भी एक्वस है, ये सॉलिड है, आप देख सकते हैं समीकरण में। तो जो ठोस अवस्था में है उसका मान 1 होगा, तो इस वाले का मान और इस वाले का मान कितना होता है, 1 हो जाता है। तो Kc बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, आप लिखेंगे यहां पर Zn2+ और यहां पर आप लिखेंगे Cu2+। बोलो Kc का मान जो आया प्यारे बच्चे, इतना आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या Kc की वैल्यू जो निकाले हम लोग यहां पर, समझ में आया आपको? हाँ, बस ये आपको हम बता देंगे, फिर उसके बाद हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, ताकि पूरा निम्नलिखित समीकरण का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, Kc बराबर इतना समझ में आया? हाँ, अभी कितना टॉपिक बचा, अभी 3-4 टॉपिक बचे हैं भाई, अभी सेल तो पूरा पढ़ना है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। यह सब समझ में आ गया। तो अभी आपने, है ना, अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, क्या प्यारे बच्चे पढ़ा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 n इंटू लॉग क्या पढ़ा था, Kc पढ़ा था, ये तो पढ़े थे ना, यही तो आपने अभी पढ़ा था जी गुरुजी। जहां पर Kc है वहां पर हम इतना मान लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर Kc है वहां पर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। तो यहां पर आइए भाई, लिखते हैं ऊपर, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन प्यारे बच्चे n इंटू लॉग 10, और Kc के स्थान पर हम क्या लिख लेंगे यहां पर, Kc के स्थान पर लिख लेंगे यहां पर Zn2+ डिवाइड बाई Cu2+। तो ये भी एक समीकरण निकल कर आ जाता है, ये भी एक समीकरण निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो जहां पर Kc है ना, Kc बराबर Zn2+ अपॉन Cu2+, ये कैसे आया, क्योंकि ठोस अवस्था में धातु की सांद्रता 1 होती है, तो ये भी धातु है, ठोस अवस्था में है कॉपर धातु, यहां पर जिंक धातु, इन दोनों की वैल्यू 1 होगी, तो बचाइए, तो Kc आ गया, Kc की वैल्यू को ले जाकर वहां पर रख दिए। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, यहां पर हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्रश्न आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आप मुझे प्रश्न बताइएगा। यहां जिंक है, Zn2+ है, हाँ प्यारे बच्चे, Kc है साम्य स्थिरांक, ठीक ना, ठीक है, क्या बोले हैं प्यारे बच्चे, यहां Zn है और Zn2+, Zn ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, Zn से Zn2+ बचा, इसका मतलब Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, यही तो हुआ। Cu2+ है और यहां पर Cu है, इसका मतलब क्या है, Cu2+ से Cu है, तो इसका मतलब Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, यही तो है, यही तो हुआ कि नहीं हुआ। Kc है प्यारे बच्चे साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक क्या है, उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल डिवाइड बाई अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल का जो अनुपात होता है उसे साम्य स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। बताओ, ये तो होगा ना, यहां पर इस Zn से Zn2+ का इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो होता है ऑक्सीकरण। Cu2+ से Cu बन रहा है ना भाई, Cu 2 आयन लगे थे, यहां पर Cu, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्याग किया उसको ग्रहण किया होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन होता है, ये तो होता है ना, ये तो होता है। तो यहां पर क्या बनेगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 यहां पर n इंटू लॉग 10। देखो यहां पर Zn2+ है, Zn से Zn2+ का हो रहा है ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ये जो Zn है इसका हो रहा है प्यारे बच्चे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो जहां पर Zn2+ है वहां पर हमने लिख दिया ऑक्सीकरण। Cu2+ से Cu हो रहा है, अर्थात Cu जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है उसको 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, तभी तो Cu बना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपचयन, तो ऑक्सीकरण अपचयन हो जाएगा यहां पर। बस ये फार्मूला है, न्यूमेरिकल लगाने में थोड़ा सा कठिनाई ना हो इसलिए हम यहां पर बताए जा रहे हैं इसको। बताओ क्लियर हो गया? हाँ, छुट्टी अब कर पाए, 11th नहीं पढ़े थे इसलिए टॉपिक समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आ रहा भाई? नहीं, इतना सिंपल सा तो बता रहे हैं दोस्त, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, और इतने कमेंट जो पढ़ पढ़ के हम आपको समझाते हैं इतना कोई कमेंट नहीं पढ़ता, ईमानदारी के साथ बता देना, कहीं पर भी आपका दोस्त कहीं पर भी पढ़ता हो, ठीक ना, कोई नहीं पढ़ता। अरविंद प्यारे बच्चे Kc बताए साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल बटे अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल का अनुपात होता है, बस अब मत पूछना Kc क्या है। हाँ,
इतना बड़ा नहीं पूछता है, छोटे छोटे खंडों में पूछता है। जो आपसे पूछता है प्यारे बच्चे वो यहीं तक पूछता है, ये वाली वैल्यू लिखनी रहती है, ठीक ना, इतना नहीं लिखना पड़ता, ये वाली वैल्यू लिखनी पड़ती है। हमने इतना बड़ा आप लोगों को इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमको न्यूमेरिकल लगवाना है, न्यूमेरिकल लगाने में हमको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ठीक है, आपको लगा होगा कि हाँ थोड़ा सा कठिन है, लेकिन भाई देखो केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो इतना टॉपिक है प्यारे बच्चे, कल इस पर हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, और न्यूमेरिकल के बाद लगभग ये चैप्टर खत्म होगा। तो 2 टॉपिक बचा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी और हमको औद्योगिक बैटरी पढ़ना पड़ेगा। 2 टॉपिक है, और 2 टॉपिक मतलब 2 2 4 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। हाँ, ऊष्मागतिकी नहीं पढ़े, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, इक्वेशन याद रखना, काम खत्म है, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्लास को फिर से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी प्यारे बच्चे। और जो लोग गुस्सा हुए हैं, हम गुस्सा नहीं हुए, लेकिन कुछ बातें ऐसे बच्चे लिख देते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग जाता है। क्लास शुरू भी नहीं हुई, सर फिजिक्स का क्लास क्यों नहीं हुआ, रोज रोज क्लासें बंद हो रही। अरे मुझे नहीं पता है भाई, मास्टर आपको पढ़ाने आया है, आपके ये थोड़ी डाउट सॉल्व करने आया है कि क्लास क्यों नहीं बंद है, क्लास क्यों नहीं चल रहा है, उसका थोड़ी सोल्यूशन मेरे पास है। इसका तो बात समझो, मास्टर आया आपको पढ़ाने, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चे मुझे जरूर बताइएगा, और बुरा लगा हो तो दिल से सॉरी कि हाँ थोड़ा सा गुस्से में हम आपको बोल दिए, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं फिर से, ठीक ना, क्योंकि आपका दिल दुखे ये हम नहीं चाहते। आप मुझसे छोटे हैं तो उसके लिए भले मुझे आप ना फील कर पाएंगे गुरुजी हमारे लिए कितना परेशान है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। और मिलते हैं प्यारे बच्चे कल की क्लास में, इसमें पूरे टॉपिक का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको न्यूमेरिकल आसानी तभी से आए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।